नमस्कार, आईएनडी स्पेशल फॉर्मूला 50-50 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश भाजपा ने अपनी सभी 29 उम्मीदवार तय कर दिए हैं, चुन लिए हैं। इसमें 50-50 के फॉर्मूले का ध्यान भी रखा गया है। लगभग आधे टिकट सीनियर नेताओं को मिले हैं, तो बाकी पर युवाओं और नए चेहरों को ध्यान में रखा गया है। जाति संतुलन भी इस फॉर्मूले पर सेट किया गया है। जातीय जनगणना की मांग के बीच अनारक्षित सीटों पर भी आधे से अधिक टिकट ओबीसी को दिए गए हैं। कांग्रेस ने मात्र 10 सीटें घोषित की है, लेकिन उसका भी फॉर्मूला कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। तो देखिए, अगर चुनाव की ओर ध्यान दे तो ज्यादा समय अब रह नहीं गया है। प्रत्याशियों की अगर और ध्यान दे तो बीजेपी 29 जो अपने उम्मीदवार हैं तमाम 29 सीटों से चुनावी मैदान में उतार चुकी है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस फिलहाल 10 उम्मीदवार को तय कर चुकी है, चुनावी मैदान में उतार चुकी है। और अगर इन सीटों पर हम ध्यान दें, प्रत्याशियों पर हम ध्यान दें, तो कुछ 50-50 का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर जातीय के तौर पर अगर हम देखें तो ओबीसी को मौका दिया गया है अधिकतर सीटों पर, और अगर हम देखें युवाओं पर भी दांव लगाया है दोनों ही पार्टियों ने। और खासतौर पर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अधिकतर इस बार युवाओं पर दांव कांग्रेस लगाती हुई नजर आई है। तो देखिए, इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। उससे पहले हमारे मेहमानों से मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ दो खास मेहमान, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन्हीं से मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ ब्रजराज सिंह जुड़ चुके हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं भाजपा से। स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। और डॉक्टर रोहित नायक जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी ब्रजराज जी। देखिए, ठीक है, 29 उम्मीदवार आप तय कर चुके हैं, और जिस तरह से उम्मीदवारों को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि 29 ही तमाम उम्मीदवार आप तय कर चुके हैं। हालांकि अगर कांग्रेस को देखें तो कहीं ना कहीं इस मामले में वो पीछे आपसे नजर आ रही है। अभी 10 ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उनके नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके उम्मीदवारों पर अगर ध्यान दें, आपकी लिस्ट पर हम फोकस करें, तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना की जिस तरह से लगातार मांग उठती हुई नजर आ रही है, उसका असर आप पे भी देखने को मिला। कहीं ये कांग्रेस का प्रेशर तो हम नहीं मान ले, क्योंकि आधे से ज्यादा सीटों पर आपने ओबीसी चेहरों को मौका दिया है। खुशी जी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रेशर में काम करती होगी? हम इन सब चीजों से परे हो चुके हैं। हमारे लिए राष्ट्र हित, समाज हित सबसे ऊपर है। और योग्यता, राजनीति में जातीय गणित होते हैं, लेकिन हम योग्य व्यक्तित्व को और योग्य व्यक्तियों को ही टिकट देते हैं। हम 29 सीटें घोषित कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमको चुनाव में आगे रहने की आदत है। हम लक्ष्य लेके चलते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम उसकी तैयारी लगातार करते रहते हैं। बस में हम चुनाव लड़ रहे हैं, 370 को हमने हटाया है, तो हम 370 सीटों का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। जनता से आशा और उम्मीद करते हैं कि जनता हमको 370 सीटें देगी। मोदी जी का 10 साल का जो परफॉर्मेंस है और जो अगले 25 साल का विजन है, उसको हम जनता के सामने लेके जा रहे हैं। और हमको आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि जनता हमको 370 और एनडीए को 400 सीटें देगी। जो पार्टी लक्ष्य ही नहीं तय कर पाती है, जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट नहीं कर पाती है, वो पार्टी सीटें घोषित नहीं कर पाती है, वो पार्टी चुनाव में कहीं आगे पीछे भी हमारे नजर नहीं आ रही है। एक और विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, 29 सीटों में जो हमने लोगों को दिए हैं, हमने ये ध्यान रखा है कि जो लोग अच्छे से कार्य कर रहे हैं और जो लोग भविष्य में अच्छे से कार्य करेंगे या जो भविष्य के नेता हैं, उनको भी हमने सीटें दी है। जीतेंगे, आएंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो आगे जाके देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। हम इन जातों को नहीं मानते कि क्या बोलते हैं, कांग्रेस जाति के हिसाब से सीटें देगी या हमारे बाद डिक्लेयर करेगी। जाति गर्व का विषय है, जातीय गणित राजनीति में होते हैं, लेकिन हम लोग तो सिर्फ कार्यकर्ता और योग्यता देखकर ही कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए रोहित जी, देखिए अभी फिलहाल इसी मुद्दे पे मैं भी आपके पास ही आना चाहूंगी। 10 चेहरे आपने अभी सामने कर दिए, जनता के 10 चेहरे जनता को दिखा दिए, हमारे प्रत्याशी रहने वाले हैं। लेकिन अगर इन पर नजर डाले तो अनारक्षित 3 सीटों पर भी आपने 2 ओबीसी चेहरों को मौका दिया है। तो क्योंकि राहुल गांधी को भी हम देख रहे हैं बार बार वो एक बार फिर से जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो भी दोहराते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं यही समीकरण तो आपका नहीं रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा नारा है वो सबका साथ सबका विकास रहा है। लेकिन ये देखा गया है, जो अभी पैनलिस्ट बोल रहे हैं बीजेपी के, कि हम जातीय जनगणना और किसी भी प्रेशर से ऊपर उठ चुके हैं।
लेकिन जब उनकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को देखा जाता है तो क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बिहार में उनको रामविलास पासवान जी के लड़के का प्रेशर झेलना पड़ा, 5 सीटें देनी पड़ी। ब्रजभूषण शरण जी की टिकट फाइनल करने में किस तरह का प्रेशर रहा होगा इनके लिए। पाक साक छवि वाले व्यक्तियों को ये कहते हैं टिकट देते हैं, पर उन पर तो किस तरह के आरोप लगे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी की कौन सी योग्यता थी, अगर योग्यता की बात करी जा रही है तो, कि यहाँ पर जो आलोक संजर जी थे जो इतने सालों से पार्टी के कार्यकर्ता थे, सतत काम करते आ रहे थे, उनको हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को पैराशूट से बिठाल दिया गया। ये बात जब बीजेपी करती है तो मुझे लगता है वो चुनावी रण क्या चुनाव से भी ऊपर उठ चुकी है। उनको ये लगने लगा है कि हम किसी को भी खड़ा कर दें वो जीत ही जाएगा। ये जो अति आत्मविश्वास बीजेपी ने अर्जित कर लिया है, यही इनकी नैया डुबाने के लिए काफी है। और जिस तरीके की चर्चा, जिस तरीके की बातचीत, जिस तरीके के तर्क वितर्क दिए जाते हैं पैनलिस्ट द्वारा, वो कभी भी इस बात को आत्मसात नहीं करेंगे कि बीजेपी ने आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर कभी बात नहीं होती। अभी बोल रहे हैं कि कोई जाति जनगणना या जाति जो समीकरण है वो चुनावी समीक्षा के हिसाब से आवश्यक है, लेकिन आप इस चीज को भी देखिए कि जब बात करी जाती है सबका साथ सबका विकास, तो फिर तब जाति जनगणना या जाति जो समीकरण है उसको एक तरफ रख दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कोई जाति सूचक शब्द किसी मनस्थिति को या मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए प्रधानमंत्री जी के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो अचानक से अपने आप को एक जाति से जोड़कर देखने लगते हैं और एक जाति से जुड़ जाते हैं। अचानक से जब उनके परिवार में प्रहार किया जाता है तो पूरी पार्टी जो है उनका परिवार हो जाती है। उसमें ब्रजभूषण जी भी हैं, पता नहीं वो कैसे उनके परिवार के सदस्य हैं। जब कोई पाक साफ छवि वाला नहीं है व्यक्ति, तो कम से कम उनको तो अपने परिवार से बाहर रखने की चेष्टा करे बीजेपी, अगर इतना अनुशासन के साथ चलने वाली पार्टी है तो ये जो बातें हैं ये कहीं पर भी एक पेज पर एक धरातल पर दिखती नहीं है। हर बात में अंतर है, हर बात में अलग अलग बात है और तर्क नहीं कुतर्क है। तो मुझे लगता है कि ये पहले इस बात को समीकरण बना लेना चाहिए कि ये 50-50 कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से 50-50 हो जाए, क्योंकि अभी बीजेपी के पैनलिस्ट ने 30 सीटें तो वैसे ही कम कर दी, क्योंकि इनका नारा तो अब की बार 400 पार का था, लेकिन इनका 370 लगाने पे 370 पे सेटलमेंट है। तो मुझे लगता है 30 सीट तो इनने यही कम कर दी। अब ये 30 सीट का एडजस्टमेंट कहां होगा, पहले तो इनसे ये समझ लें अपन, क्योंकि इनकी पार्टी तो 400 पार जा रही है, इनको तो संविधान बदलना है। तो ये जो इनका जो ओवरऑल जो एजेंडा है ये कहां तक एक ही पेज पर चलता है मुझे नहीं समझ में आता। ये जवाब बीजेपी के ज्यादा बेहतर पैनलिस्ट दे पाएंगे कि इनकी बातों में जो डिस्पैरिटी है वो कहां से आती है और क्यों आती है। चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी, बिल्कुल आपके पास आऊंगी मैं। उसके पहले ब्रजराज जी आपके पास आऊंगी, उसके पहले वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमेश जी, उनसे मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रमेश जी देखिए, फिलहाल जातीय जनगणना का जिस तरह से मुद्दा चल रहा है, लगातार मांग उठ रही है और राहुल गांधी को हम देख रहे हैं कि अपनी यात्राओं के दौरान भी बार बार वो इसी चीज को दोहरा रहे हैं। इस तरह से देखिए अब लिस्ट भी सामने आई है, बीजेपी की हम बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, दोनों ही ने जाति का विशेष ध्यान देखा है। यहाँ पर एक जातीय समीकरण जो है विशेष रूप से बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ये उसका ही तो असर नहीं मान ले? जी चलिए ठीक है, फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है रमेश जी हमारा। ब्रजराज जी आप अपनी बात रखिए। क्या बातों को तोड़ने मरोड़ने में पीएचडी हैं ये कांग्रेस के लोग। मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से अभी ये कहा था कि 370 हटाने के एवज में हम 370 मांग रहे हैं और एनडीए 400 पार का नारा दिया गया है। ये इतनी सी बात में इनकी करेक्ट करना चाह रहा था कि रोहित जी आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि आप लोग बालों की खाल निकाल के चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चुनाव जीतने के लिए जो नीति, नियत और नेतृत्व की जरूरत है वो आपके पास नहीं है, हमारे पास है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आज भारत नहीं विश्व के लोग नेतृत्वकर्ता मानते हैं। 10 साल की परफॉर्मेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, जिसको लेके हम जनता के सामने जा रहे हैं। 25 साल का विजन दे रहे हैं कि विकसित भारत कैसा होगा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हमारे नेता मंच से खड़े होकर ये बता रहे हैं कि हमने 10 साल में क्या किया और अगले 25 साल में क्या करेंगे। इनके नेताजी क्या कहते हैं, अरे आप कौन हैं, ओबीसी हैं, आपका हक अदानी मार रहा है। आप कौन हैं, दलित हैं, आपका हक सवर्ण मार रहा है, ओबीसी मार रहा है। आप कौन है, आदिवासी है। जहां के होते हैं वहीं की बातें करने लगते हैं।
खुद की जाति का पता नहीं है, जाति गणना की बात करते हैं। इन्हीं की दादी कहती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जिनकी फोटो रोहित जी ने पीछे लगा रखी है। आज उनका पोता कह रहा है नहीं, जिसका जितना हक लेकिन ब्रजराज जी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर तो बीजेपी को भी नजर आया है ना, क्योंकि बीजेपी की सीट की अगर हम बात कर ले तो लगभग आधी सीट तो ओबीसी को आप बता रहे हैं। माननीय खुशी जी, अगर हम पे कोई असर आता तो हम इनके हिसाब से नहीं चलेंगे और यहाँ पर आपको बता नहीं देंगे कि हम क्या सोच के क्या करते हैं। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि प्रवक्ता के तौर पर हम हर चीज आपके सामने नहीं कह सकते हैं। हम क्या सोच के क्या करते हैं उसका रिजल्ट आपको आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट वाले दिन मिल जाता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं इसकी प्रतिक्रिया लूंगी रमेश जी से। देखिए जातीय जनगणना जिस तरह से मुद्दा बना हुआ है, लगातार बागे इसकी उठती रही है और अब क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो तमाम 29 प्रत्याशी मैदान में देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस भी 10 प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। कहीं ना कहीं एक जातीय असर, जातीय समीकरण भी लिस्टों में आप देख पा रहे हैं। तो ये मान करके चलिए कि दोनों की सूचियों में जाति का प्रभाव है और मैं समझता हूँ 19-20 का किसी में ज्यादा, 19-20 का किसी में कम, लेकिन दोनों में जाति का प्रभाव है। जाति आधारित परंपरा भारत की समाज को बांट करके अपनी सत्ता मजबूत करने का षड्यंत्र अंग्रेजों ने किया था और उसी आधार पर उन्होंने जाति और धर्म के कानून बनाए। स्वतंत्रता के बाद इसमें थोड़ी सी कमी आई लेकिन खत्म नहीं हुआ क्योंकि लोगों को जहन में था। लेकिन 70 से 80 के बीच में अगर आप देखें तो राजनीति में जाति का भाव कमजोर था और 80 के बाद जो टर्न हुआ धीरे धीरे उसमें बढ़ते चले, लोग बात करते रहे। लेकिन इस बार जो है राजनीति में जाति बहुत देखी जा रही है। खुल करके भाषण दिए जा रहे हैं जाति के समर्थन में और खुल करके बाकायदा प्रावधान भी किए जा रहे हैं। 19-20 का फर्क पहले कभी रहता था, लेकिन इस बार मान करके चलिए कि दोनों सूचियों में बहुत स्पष्ट जाति का प्रभाव है और जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है और जातियों के आधार पर कहीं ना कहीं चुनाव में अन्य कारणों के अलावा एक जाति फैक्टर भी ध्यान रख करके दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच में एक अच्छी बात ये भी दिख रही है दोनों दलों में कि कहीं ना कहीं उन लोगों को पीढ़ी का परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन कांग्रेस ने भी कुछ नए चेहरे लेकर आई है और भाजपा भी कुछ नए चेहरे लेकर आई है। नए चेहरों में भाजपा एक कदम आगे है, कांग्रेस एक कदम पीछे है, लेकिन नए चेहरे कांग्रेस भी लाई है, भाजपा भी लाई है। पीढ़ी का परिवर्तन जो दोनों पार्टी कर रही है ये अपेक्षाकृत अच्छा कर रही है। बाकी क्षेत्र आधार पर कांग्रेस भाजपा को छोड़ करके जो क्षेत्रीय दल है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल हों, बिहार के हों, बंगाल के हों, कर्नाटक के हों, तमिलनाडु के हों, वो खुलकर के जाति और धर्म की बिल्कुल विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। और कई बार आश्चर्यजनक होता है कि ऐसे विभाजनकारी शक्तियों के साथ ये जो राष्ट्रीय दल होते हैं जो सत्ता के साथ साथ थोड़ी बहुत सिद्धांत की भी बात करते हैं। हो सकता है किसी के सिद्धांत से किसी को मतभेद हो, किसी का रास्ता अलग हो, लेकिन भाजपा कांग्रेस सत्ता की राजनीति के साथ साथ दोनों थोड़ा सा सिद्धांत की तरफ भी रहती हैं। तो ये जो सिद्धांत वाली पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल जो केवल शुद्ध जाति की बात करते हैं, शुद्ध धर्म की बात करते हैं, शुद्ध क्षेत्र भाषा की बात करते हैं, उनके साथ भी गठबंधन कर लेते हैं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। जी बिल्कुल रमेश जी सही कह रहे हैं आप कि जिस तरह से मुद्दा उठ रहा है जातीय जनगणना का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस असर तो देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी को लेकर रोहित जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, जातीय जनगणना के अलावा भी देखिए दूसरा मुद्दा हम देख लेते हैं तो युवाओं पर इस बार खासा फोकस आपकी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, नए चेहरे भी इसमें शामिल है और अगर युवा की हम बात कर ले तो 10 में से लगभग 8 चेहरे ऐसे आपने दिए जो युवा चेहरे हैं। ठीक है, युवाओं पर फोकस हम इसको मान ले या फिर ये मान ले कि कहीं ना कहीं सीनियर जो नेता है वो अपना मन नहीं बना पा रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी भी बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी नहीं है लड़ने के लिए। खुशी जी, कल मैंने इस बात को रखा था आपके ही चैनल के माध्यम से कि एक समय आता है जब पंक्ति तैयार करने के लिए पंक्ति दर पंक्ति संगठन को मजबूत करने आपको नए लोगों को समीकरण में जोड़ना होता है। निश्चित तौर पे जो कांग्रेस की अभी की जो रणनीति है उसमें हम देरी से हैं। हमको ये पहले कार्य शुरू करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से अभी ये लिस्ट डिक्लेयर हुई है और संगठनात्मक जो भी परिवर्तन हुए बहुत सकारात्मक है। नए लोगों को मौका मिल रहा है और एक नई संगठन और नई सोच के साथ कांग्रेस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। मुझे लगता है ये बहुत सकारात्मक परिवर्तन है और इस तरह के परिवर्तनों को तो इनवाइट करना चाहिए। जो कांग्रेस थोड़ा लेट है पर कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है और इसका परिणाम हमको मिलेगा निश्चित तौर पर।
जहां तक बीजेपी के जो प्रवक्ता अभी बोले, उनने मुझे उनकी एक बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताइए आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, जिस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपको बोलने के लिए बैठाला जा रहा है, आप बोल रहे हैं हमें हर चीज बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। आप बताइए जिस पार्टी में प्रवक्ता ही परतंत्र हो, उस पार्टी के नेतृत्व में जो भी चाहे देश के नागरिक हो या चाहे हम आप हो, आम जनमानस हो, वो कहां से स्वतंत्र हो सकता है? ये कहते हैं हम किसके प्रेशर में काम करते हैं? भाई नरेंद्र मोदी अपने आप में इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू हो गए कि वो भाजपा से बड़े हो गए, लेकिन उनको भी शायद मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा जो रियलिटी चेक है वो मिला है, क्योंकि इस बार पहली बार इन 2-3 चुनाव में पहली बार मंचों से वो एनडीए का आह्वान कर रहे हैं। नहीं तो अब की बार मोदी सरकार से ऊपर ये कभी उठ नहीं पाए। ये बीजेपी से भी बड़े हो गए हैं और ये अपने संगठन और अपने अलायंस से ही बड़े हो गए, तो इनका प्रेशर तो है। और मुझे लगता है कि पार्टी को थोड़ा सा स्वतंत्र करना चाहिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं को, कि वो अपनी बात ठीक से रख पाए, स्वतंत्र होकर रख पाए। ठीक है रोहित जी, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा ये है ना कि आखिर सीनियर चेहरे इस बार क्यों नहीं दिख पा रहे, सीनियर नेताओं के? क्योंकि देखिए आप 10 सीट, ठीक है 10 प्रत्याशियों के नाम आप घोषित कर चुके हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल सीट अभी बाकी है, तो उनको लेकर क्या कुछ लगता है? क्या उनपे भी नए चेहरे देखने को मिलेंगे या फिर युवाओं पर फोकस रहेगा? क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब टिकट्स और सीट्स डिक्लेयर होती हैं, यदि पुराने चेहरे दिखते होते तो बात अभी मेरे तरफ प्रश्न ये होता कि क्या कांग्रेस के पास नए लोग नहीं है, वही लोग सभी चुनाव लड़ेंगे क्या? तो ये तो देखिए एक प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न ये चिरकाल तक नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिस तरीके का उदय की आवश्यकता थी, जो नया संगठन बना है, जिस तरह से जीतू पटवारी जी राहुल गांधी जी से मिलकर तारतम्य में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है नौजवानों के लिए और भविष्य के लिए कांग्रेस के बहुत अच्छा परिवर्तन है। ठीक है, ब्रजराज जी से प्रतिक्रिया ले लेते हो। ब्रजराज जी देखिए, कांग्रेस तो नई चेहरे नई नीति पर अब चलती हुई नजर आ रही है, कहा जा रहा है कि नए चेहरों पर दाव लगा रहे हैं और एक नया परिवर्तन कर रहे हैं, तो कहीं इसका असर तो बीजेपी पर पलटने को नहीं देखने को मिल जाएगा? हालांकि आपने फॉर्मूला 50-50 इसमें अपनाया है, सीट पर आधे पे युवा है, आधे पे सीनियर नेता भी हैं। माननीय रोहित जी को मैं एक विशेष सलाह देना चाहता हूं कि रोहित जी बाल की खाल निकालना बंद करिए। आप जो फैक्ट को तोड़ते मरोड़ते हैं, जैसे अभी आपने एक फैक्ट तोड़ मरोड़ दिया कि हमको बोलने की आजादी नहीं है। हमको बोलने की इतनी आजादी है जितनी आपके यहाँ नहीं है। इसी डिबेट में तो बोला अभी। लेकिन हम राजनीति, हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बैठ के नहीं बोलेंगे आपको कि हमने क्या सोच के क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं। फिर डिबेट में क्यों आए? हमारी पार्टी अनुशासनात्मक पार्टी है। हमारी पार्टी की हमारे यहाँ पर लगातार बैठकें होती है, हमको सब जानकारियां होती है कहाँ क्या कैसे करना है। लेकिन यहाँ आपके सामने बैठकर नहीं बताएंगे कि हमने इसको टिकट क्यों दी है, उसको टिकट क्यों दी है। दूसरी बात आपने करी जीतू पटवारी की, नया नेता है, तो जनता को भी बताना पड़ेगा। बोलिए जीतू पटवारी को, वो तो इंदौर से चुनाव लड़ लें। यही जीतू पटवारी कहते थे पार्टी गई तेल लेने, मुझे जिता दीजिए। अगर जीतू पटवारी में इतना ही वो है कि इतनी बड़ी उनने वो राहुल गांधी ने इतना बड़ा वो कर दिया है, बदलाव ला दिया है, जनता को खड़ा कर दिया है। रोहित जी मैंने आपकी पूरी बात सुनिए मेरी बात। यही जीतू पटवारी बोलते थे वो क्यों हुए ये सवाल, मुझे जिता दीजिए। आप कह रहे हो स्ट्रैटेजी नहीं बताएंगे, स्ट्रैटेजी क्या करता नहीं है। यही दिग्विजय सिंह ने कहा जाति समीकरण के तहत आपने टिकट डिक्लेयर किए हैं, विशाल पटेल नजर आ रहा है आपको, और इंदौर में आपके पास कैंडिडेट नहीं है। बहुत कड़ी बातें कर रहे थे आप, उस समय मुझसे बताइए चुनाव लड़ने की टिकट दिया जो समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी बीजेपी की कोई चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी है? किसी में कैंडिडेट नहीं है। मुरैना में कोई लड़ने को तैयार नहीं है, 2014 के पहले जो स्थिति थी, आज क्या वही स्थिति है? गुना में अरुण यादव का नाम चल रहा है, वो हाथ खड़े कर चुके हैं। अरे रोहित नायक, जमीन देखिए, महिला उत्पीड़न की बात की जाए, जमीन खिसक चुकी है, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं कर रहा है और आप हम पे इल्जाम लगाते हैं। इनकी खुद की कही बातों की बात की जाए, क्या ये कोई भी बात सत्य से साबित कर पाए? कोई भी क्या पार्टी सबसे पहले राष्ट्र लेके चलती है। ये जब सिलेंडर लेकर नागिन डांस करते थे इनके पार्टी के नेता, उस समय सिलेंडर आगे से कम दाम का था। कि जो रोहित नायक जैसे लोग कर रहे हैं। रोहित जी, ब्रजराज जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आपके पास आऊंगी। जी ब्रजराज जी। नहीं, लेकिन असत्य कथन थोड़ी सुन पाऊंगा ना मैं। भाई साहब मैं आपके सुन रहा था, पूरे के पूरे झूठ, असत्य थोड़ी कह रहा हूँ। ठीक है ब्रजराज जी, देखिए मुद्दे पे बात कीजिए। जिस तरह से मैंने कह रहे हैं कि युवा खुशी जी मैंने मुद्दे की बात की तो उनको बुरी लग गई। क्या जीतू पटवारी आपने मुद्दे की बात ही नहीं करी? जीतू पटवारी कहाँ से लड़ेंगे? क्या ये मैं असत्य बोल रहा हूँ? बताइए जीतू पटवारी कहाँ से लड़ेंगे? ये पार्टी संगठन और जीतू पटवारी डिसाइड करेंगे। चलिए ठीक है, समीकरण को समझ लेते हैं। रमेश जी के पास लौटूंगी। रमेश जी देखिए, फिलहाल लिस्ट हम देख पा रहे हैं रमेश जी, और अगर बात कांग्रेस की कर ले, 10 में से लगभग 8 ऐसे चेहरे हैं
जो कि युवा है, ठीक है, सीनियर नेताओं की जिस तरह से टिप्पणियां सामने आ रही है, सीनियर नेताओं को इतना शामिल अभी कांग्रेस ने नहीं किया है, कहा जा रहा है कि नए चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा। बीजेपी में अगर हम देखें तो 50-50 का फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाता हुआ बीजेपी नजर आई है, तो कितना असर हम देख पाएंगे इस बार युवाओं पर? कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों का फोकस तो नजर आ रहा है। निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियां युवा पर, महिला पर और किसान पर, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ चुनावों से दोनों ही पार्टियां इस बात पर फोकस कर रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर पिछले 2 चुनावों का देखें, विशेषकर लोकसभा का चुनाव देखें, तो युवा और महिला का झुकाव भाजपा की तरफ गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है कि उसी को ध्यान में रख करके कांग्रेस भी इस बार युवाओं को मौका दे रही। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि समय के साथ युवाओं को मौका दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है, भाजपा ने भी दिया है। और अगर पीढ़ी का परिवर्तन नहीं हुआ तो गिरावट आई है दोनों दलों में। आप दोनों का इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस का भी और भाजपा का भी, या भाजपा से पहले जनसंघ का भी। पीढ़ी परिवर्तन किया है, तभी इन पार्टियों ने आगे बढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ उसी बात को ध्यान में रख करके भाजपा 3 चीज पर सावधानी बरत रही है। टिकट के मामले में वो अनुभव को थोड़ा सा भी सामने रख रही है, युवा को भी सामने रख रही है, संगठन को भी सामने रख रही है और विचार को भी सामने रख रही है। ये जो 29 आदमी उन्होंने घोषित किए हैं, इसमें आपको ये चारों चीजें देखेंगे। उनके जो विचार परिवार के लोग भी इसमें आपको देखेंगे 2-3 नाम, संगठन के नाम भी आपको इसमें 2-3 नाम दिखेंगे, युवा भी दिखेंगे और अनुभव भी दिखेंगे। तो इसी तरीके से कांग्रेस भी आप देखें तो उसमें भी कुछ अनुभवी चेहरे भी हैं और कुछ युवा चेहरे भी हैं और कुछ मिडिल रेंज के चेहरे भी हैं। तो मैं समझता हूँ इस बार दोनों पार्टियां कुछ कुछ प्रयोग तो कर रही हैं। जी बिल्कुल रमेश जी, एक नया प्रयोग कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि समय की कमी है। चाहूंगी रोहित जी आप शॉर्ट में अपने कमेंट रख दीजिए जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है। उसके बाद ब्रजराज जी के पास में लौटूंगी। जी देखिए, मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजिकली जो चुनाव है देश का चुनाव है और ये जो सत्य और मिथ्या के बीच की जो लड़ाई है ना, इसका चुनाव है। यहाँ पर जो भी अभी तक जुमलेबाजी हुई उसके इतर ये जो है न्याय से लड़ा जाने वाला चुनाव है। और जो हम चुनाव में जाने वाले हैं 5 न्यायों को लेकर, वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आम जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। रोहित जी माफी चाहूंगी, ब्रजराज जी आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। खुशी जी, रोहित जी ने कहा सत्य असत्य की लड़ाई है, बिल्कुल सत्य असत्य की लड़ाई है। जो 40-50 सालों में इस देश के साथ नहीं हुआ उसको पूरा करना है। और इस देश के जनता को माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे पूर्ण विश्वास है, उनकी नीति पे पूर्ण विश्वास है, उनकी नियत पे पूर्ण विश्वास है। इस बार 400 पार। विश्वास कीजिए रोहित जी, जब तक आगे बातें करते रहेंगे हम 400 नहीं 450 जीत जाएंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि समय की कमी है। इसी के चलते इस चर्चा को मैं यही समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए 50-50 के फॉर्मूले पर इस बार दोनों ही पार्टियां चलती हुई नजर आ रही है। चुनाव काफी नजदीक है, कमर दोनों ही पार्टियों ने कस ली है। देखने वाली बात होगी कि इन समीकरण के जरिए क्या कुछ अब चुनावी परिणाम में हम देख पाएंगे। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।